Welcome to We Learn Networks. Today the topic is instruction set architecture of subject computer organization and assembly language programming. This is session number 10. Today we will cover the topic basic CPU structure, register organization, programmer visible registers, status and control registers, general registers in a processor, micro operations concepts, register transfer micro operations, arithmetic micro operations, logic micro operations, shift micro operations, instruction execution and micro operations, instruction pipelining. Basic CPU structure. A computer manipulates data according to the instructions of a stored program. Stored program means the program and data are stored in the same memory unit. जो हमारा कंप्यूटर होता है वो डेटा को मैनिपुलेट करता है इंस्ट्रक्शन और एक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग. जो हमारा स्टोर्ड प्रोग्राम्ड होता है वो होता है, उसका मतलब होता है जो हमारा प्रोग्राम और डेटा है वो एक ही मेमोरी यूनिट में रिसाइड कर रहे हैं. जो तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं सेट रजिस्टर्स फॉर होल्डिंग बाइनरी इन्फॉर्मेशंस. कुछ रजिस्टर्स होते हैं, कुछ रजिस्टर्स के सेट होते हैं जो बाइनरी इन्फॉर्मेशन को होल्ड करते हैं. दूसरा होता है अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट फॉर परफॉर्मिंग डेटा मैनिपुलेशन. मींस एक ALU यूनिट होती है जो परफॉर्म करती है डेटा मैनिपुलेशन को. और तीसरी होती है कंट्रोल यूनिट जो कोऑर्डिनेट करती है और कंट्रोल करती है वेरियस ऑपरेशंस को और इनिशिएट करती है एक सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस को हर टास्क के लिए. Computer instructions are normally stored in consecutive memory locations and are executed in sequence one by one. जो हमारी कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एक consecutive memory locations में स्टोर करी जाती हैं और ये भी एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं वन बाय वन. The control unit allows reading of an instruction from specific address in memory and execute it with the help of ANU and register. इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एंड रजिस्टर्स. जो बेसिक प्रोसेस होता है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का वो होता है इंस्ट्रक्शन इज़ फैच्ड फ्रॉम मेमोरी टू द CPU रजिस्टर्स. जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं हम उसे मेमोरी में से फैच करते हैं और CPU रजिस्टर्स में डालते हैं. इसे इंस्ट्रक्शन फैच कहते हैं और ये कंट्रोल यूनिट हैंडल करता है. It is decoded by control unit and converted into set of lower level control signals which cause the functions specified by that instruction to be executed. कंट्रोल यूनिट इनको डिकोड करता है और कन्वर्ट करता है इन्हें सेट ऑफ लोअर लेवल कंट्रोल सिग्नल्स से. और इनका जो फंक्शन होता है वो स्पेसिफाई करना होता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगी. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच्ड इज़ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द सीक्वेंस. एग्जीक्यूशन की कंप्लीशन के बाद जो करंट इंस्ट्रक्शन होती है और उसकी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है वो ये बताती है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन बाद में कंट्रोल करी जाएगी. दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट फॉर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस लाइक ब्रांच, जंप और एक्सेप्शन इंस्ट्रक्शन. ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है हर इंस्ट्रक्शन के बाद में. और कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो इसको फॉलो नहीं करती, जैसे कि एक ब्रांच कंडीशन, एक जंप कंडीशन या फिर कोई एक्सेप्शन इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करती. वाई डू वी नीड रजिस्टर्स? CPU रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट टेम्परेरी एरिया स्टोरेज एरिया. ये जो हमारे CPU के रजिस्टर्स होते हैं वो बहुत ही फास्ट स्टोरेज एरिया होते हैं, पर ये जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं. Thus, the instruction whose operands are stored in fast CPU registers can be executed rapidly in comparison to the instructions whose operands are in the main memory of a computer. ये जो हमारी instructions होती हैं वो ऑपरेंड को स्टोर करती हैं फास्ट CPU रजिस्टर्स में और इनको हम रैपिडली एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन कंपैरिजन की जो हमारी ऑपरेंड्स मेमोरी में किसी कंप्यूटर के स्टोर्ड हैं. If TCPU is a cycle time of CPU, that is time taken by CPU to execute a well-defined micro operations using register, and TMEM is the memory cycle time, that is the speed at which the memory can be accessed by CPU, then TCPU/T memory is
is in the range of 2 to 10, that is CPU is 2 to 10 times faster than the memory. अगर हम एक टाइम साइकिल लें CPU की और जो रजिस्टर्स को यूज़ कर रहा है और CPU और उस टाइम की जो मेमोरी साइकिल यूज़ कर रही है, तो ये हमें पता लगता है कि जो हमारा CPU है वो 2 से 10 टाइम फास्टर काम करता है रादर देन मेमोरी से. हाउ डू रजिस्टर्स हेल्प इन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन? बहुत सारे तरीके होते हैं. पहला होता है, ये बहुत सारे स्टेप्स में डिवाइडेड होता है. पहला होता है द फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्जीक्यूशन इज़ टू फैच द इंस्ट्रक्शन दैट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड. जो पहली चीज़ होती है वो होती है कि इंस्ट्रक्शंस को कैसे एग्जीक्यूट करना है. और दूसरा होता है द IR इज़ डिकोडेड. जो हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है हम उसे डिकोड करते हैं. रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन. द नंबर एंड द नेचर ऑफ रजिस्टर इज़ अ की फैक्टर दैट डिफ्रेंशिएटेड अमंग कंप्यूटर्स. जो नंबर और नेचर होता है रजिस्टर का वो एक की फैक्टर होता है जो कंप्यूटर्स को डिफ्रेंशिएट करता है. Some of these registers are special registers and others are general purpose registers. कुछ जो रजिस्टर्स होते हैं वो स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं और कुछ जो होते हैं वो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं. Some of the basic registers in machine are, कुछ बेसिक रजिस्टर्स जो मशीन में होते हैं वो होते हैं All von Neumann machines have a program counter. एक प्रोग्राम काउंटर होगा हर वॉन न्यूमन मशीन में, विच इज़ द रजिस्टर डेट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. और ये जो प्रोग्राम काउंटर होता है ये वो रजिस्टर होता है जहाँ पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है जो कि एग्जीक्यूट होने वाली होती है. मोस्ट कंप्यूटर्स यूज स्पेशल रजिस्टर्स टू होल्ड द इंस्ट्रक्शन. बहुत सारे कंप्यूटर्स स्पेशल रजिस्टर यूज़ करते हैं जो कि होल्ड करते हैं इंस्ट्रक्शंस को जो करंटली एग्जीक्यूट हो रही हैं. इसे हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहते हैं. तीसरी चीज़ होती है देयर आर नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर्स. बहुत सारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं. विद दीज 3 काइंड्स ऑफ रजिस्टर अ कंप्यूटर वुड बी एबल टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम. और ये जो ऊपर 3 तरह के रजिस्टर्स बताए गए हैं ये एबल होते हैं एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए. बहुत सारी अदर तरीके के रजिस्टर्स होते हैं. वो होते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स जो होल्ड करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट मेमोरी ऑपरेशन. मेमोरी बफर रजिस्टर जो होल्ड करता है कंटेंट ऑफ मेमोरी ऑपरेशंस. और प्रोसेसर स्टेटस बिट जो इंडिकेट करती है करंट स्टेटस ऑफ प्रोसेसर को. अ फ्यू मोर फैक्टर टू कंसिडर व्हेन चूजिंग द नंबर ऑफ रजिस्टर्स इन अ CPU. बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं जो हमें नंबर ऑफ रजिस्टर्स को चूज़ करने पे मजबूर करते हैं किसी CPU के लिए. पहली चीज़ जो होती है वो होती है CPU कैन एक्सेस रजिस्टर फास्टर देन इट कैन एक्सेस मेमोरी. CPU जो होता है वो रजिस्टर्स को फास्टली एक्सेस कर सकता है रादर देन मेन मेमोरी. फॉर एड्रेसिंग अ रजिस्टर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एड्रेसेबल रजिस्टर्स अ फ्यू बिट एड्रेसेस इज नीडेड इन एन इंस्ट्रक्शन. रजिस्टर की एड्रेसिंग को पे डिपेंड होते हुए जो नंबर ऑफ एड्रेसेबल रजिस्टर्स होते हैं हमारे वो कुछ एड्रेस बिट्स को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं जो कि इंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए होते हैं. कंपाइलर टेंड टू यूज़ अ स्मॉलर नंबर ऑफ रजिस्टर्स बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़ इफ़ेक्टिवली. जो हमारे कंपाइलर्स होते हैं वो टेंड करते हैं कि कुछ जो हमारे रजिस्टर्स के नंबर हैं वो कम रखे जाए ताकि जो हमारे रजिस्टर्स हैं उनका इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जा सके. रजिस्टर्स आर मोर एक्सपेंसिव देन मेमोरी बट फार लेस देन इन नंबर. रजिस्टर्स जो होते हैं वो मेमोरी से एक्सपेंसिव होते हैं पर उनका जो नंबर है वो बहुत कम होता है यूसेज के लिए. फ्रॉम द प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू द रजिस्टर सेट कैन बी क्लासीफाइड अंडर 2 बेसिक कैटेगरीज. जो हमारे यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम जो हमारे रजिस्टर्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पहला होता है प्रोग्राम विजिबल रजिस्टर्स. ये वो रजिस्टर्स होते हैं जो कि हम मशीन यूज़ करती है या फिर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं ताकि मिनिमाइज़ कर सकें मेमोरी के रेफरेंस को, मेन मेमोरी के रेफरेंस को. और दूसरा होता है स्टेटस कंट्रोल एंड रजिस्टर्स. जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है स्टेटस कंट्रोल रजिस्टर्स. These registers cannot be used by programmers but are used to control the CPU or the execution of a program. ये जो रजिस्टर्स होते हैं वो प्रोग्रामर्स तो यूज़ नहीं कर पाते पर इनका यूज़ CPU करता है ताकि वो कंट्रोल कर सके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को. प्रोग्रामर विजिबल रजिस्टर्स ये 4 तरह के होते हैं. पहला होता है जनरल पर्पस रजिस्टर, दूसरा होता है डेटा रजिस्टर,
तीसरा होता है एड्रेस रजिस्टर और चौथा होता है कंडीशन कोड रजिस्टर। हम सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहला होता है जनरल पर्पस रजिस्टर। एज द नेम सजेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस फंक्शंस। दे मे कंटेन ऑपरेंट्स और कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एड्रेस ऑफ ऑपरेंट्स। हम इनको कई कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इनमें हम ऑपरेंट भी स्टोर कर सकते हैं या फिर उस एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं जहाँ पे ऑपरेंट्स की कैलकुलेशन परफॉर्म हुई है। The data registers are used only for storing immediate results or data and not for operand address calculation। ये जो data registers होते हैं हम उन्हें immediate results के लिए store करके रखते हैं और इन पे हम वो data नहीं रख सकते जो कि operand address calculation के लिए use किया जाता है। Some dedicated address registers are, कुछ dedicated address register होते हैं जैसे कि segment pointer used to point a segment of memory, index register, these are used for index addressing scheme, and stack pointer points to the top of the stack when programmer visible stack addressing is used। रजिस्टर लेंथ, ये एक बहुत स्पेशल करेक्टरिस्टिक होता है किसी भी रजिस्टर से रिलेटेड। इज़ द लेंथ ऑफ अ रजिस्टर। द लेंथ ऑफ रजिस्टर इज़ डिपेंडेंट ऑन इट्स यूज़। जो हमारी रजिस्टर की लेंथ होती है वो उसके यूज़ पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अ रजिस्टर विच इज़ यूज टू कैलकुलेट एड्रेस मस्ट बी लॉन्ग एनफ टू होल्ड द मैक्सिमम पॉसिबल एड्रेसेस। जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं हम उन्हें बहुत एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा एनफ होते हैं ताकि वो बहुत बड़े एड्रेसेस को स्टोर कर सके। नेक्स्ट होता है स्टेटस कंट्रोल रजिस्टर्स। दीज रजिस्टर्स कैन नॉट बी यूज्ड इन डेटा मैनिपुलेशंस। हम इनको डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हाउएवर द कंटेंट ऑफ सम ऑफ दीज रजिस्टर्स कैन बी यूज्ड बाय द प्रोग्रामर। पर इसका जो कुछ कंटेंट है, इन रजिस्टर्स के जो कुछ कंटेंट हैं वो प्रोग्रामर यूज़ कर सकता है। वन ऑफ द कंट्रोल रजिस्टर्स फॉर अ वॉन न्यूमन मशीन इज़ द प्रोग्राम काउंटर। एक जो कंट्रोल रजिस्टर जो वैन न्यूमन मशीन यूज़ करती है वो होती है प्रोग्राम काउंटर। ऑलमोस्ट ऑल द CPUs हैव अ स्टेटस रजिस्टर, अ पार्ट ऑफ विच मे बी अ प्रोग्राम विजिबल। ऑलमोस्ट सारे CPUs के पास में ये एक स्टेटस रजिस्टर होता है जिसका एक पार्ट प्रोग्रामर के हाथ में होता है। अ रजिस्टर विच मे बी फॉर्म्ड बाय कंडीशन कोड्स इज कॉल्ड कंडीशन कोड रजिस्टर। एक रजिस्टर जो कंडीशन कोड से बना होता है उसे हम कंडीशन कोड रजिस्टर कहते हैं। Some of the commonly used flags or conditions code in such a registers में भी, और कुछ जो फ्लैग्स हम यूज़ करते हैं कंडीशन कोड रजिस्टर्स में वो होते हैं साइन फ्लैग। दिस इंडिकेट्स वेदर द साइन ऑफ प्रीवियस अर्थमेटिक ऑपरेशन वॉज पॉजिटिव और नेगेटिव। साइन फ्लैग ये बताता है कि पहले जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था। पॉजिटिव के लिए हम 0 बिट यूज़ करते हैं और नेगेटिव के लिए हम 1 बिट यूज़ करते हैं। 0 फ्लैग, दिस फ्लैग बिट विल सेट इफ रिजल्ट ऑफ द लास्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन वॉज 0। ये जो 0 फ्लैग है ये 0 पे सेट हो जाएगा अगर हमारा जो लास्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो 0 होता है। कैरी फ्लैग, दिस फ्लैग इज सेट मीन्स इसकी जो वैल्यू होती है 1 कर दी जाती है जब भी हमारा जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हुआ है वो कोई कैरी या बोरो बिट जनरेट करता है। इक्वल फ्लैग, this bit flag will be set if the logical comparison operation finds out that the both of the operands are equal। equal flag तब हमारा सेट कर दिया जाता है बिट 1 पे जब जो हमारे लॉजिकल कंपैरिजन हुआ है दो ऑपरेंड्स के बीच में इक्वल आता है। ओवरफ्लो फ्लैग, ये हमारा सेट कर दिया जाता है 1 पे जब हमारा स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन में होता है। This flag is used to indicate the condition of arithmetic overflow। Interrupt, this flag is used for enabling or disabling interrupts। enable/disable flag। interrupt flag हमारे दो तरह के होते हैं, मीन्स या तो उनकी वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। अगर 0 है तो मीन्स जो हमारा इंटरप्ट है वो डिसेबल है और 1 होगी जब हमारा फ्लैग जो है वो अनेबल है। सुपरवाइजर फ्लैग, this flag is used in certain computers to determine whether the CPU is executing in supervisor or user mode। ये फ्लैग तब हमारा 1 होगा जब हमारे कंप्यूटर जो है वो सुपरवाइज़र मोड में चल रहा होगा। अगर वो यूज़र मोड में चल रहा है तो इसकी वैल्यू 0 होगी।
general registers in a processor. In this section, we will provide very efficient or brief details of registers of a RISC system called MIPS. MIPS is a register-to-register or load/store architecture and uses 3 addresses. Instruction for data manipulation. जो हमारा MIPS है वो एक जनरल पर्पस रजिस्टर या रजिस्टर टू रजिस्टर आर्किटेक्चर यूज़ करता है, जो कि 3 एड्रेसेस यूज़ करता है डेटा मैनिपुलेशन के लिए. It is because of register operands that you can have more operands in an instruction of 32 bits. ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारा रजिस्टर ऑपरेंड होता है वो हमारे बहुत सारी 32 बिट्स की इंस्ट्रक्शंस को अपने अंदर विदहोल्ड कर सकता है, इसलिए जो हमारा रजिस्टर एड्रेस होता है वो भी कम होता है. The MIPS have 32 addressable registers equals to 2 raised to the power 5 means 5 bit रजिस्टर एड्रेस. जो हमारा रजिस्टर एड्रेस होगा वो 5 बिट का होगा. द टेबल गिवन बिलो डिस्प्लेज द MIPS जनरल पर्पस रजिस्टर्स. जो हमें टेबल अभी हम देंगे वो डिस्क्राइब करेगा हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर के नेमिंग कन्वेंशन को. MIPS रजिस्टर्स नेम कैन बिगिन्स विद अ डॉलर साइन. देयर आर 2 नेमिंग कन्वेंशंस. फर्स्ट इज बाय नंबर, that is $0, $1, $2, $3 and so on, and second is by 2 letter names means $A0, $A3, $GP, $FP, etc. The general registers in a processor. Not all of these are general purpose registers. इनमें से सारे general purpose register नहीं होते. The following table describes how each general register is treated and the actions you can take with each register. ये जो टेबल है वो बता रही है कि हम कौन से रजिस्टर पे कौन सा ऑपरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. पहला जो हमारा रजिस्टर होता है वो होता है 0. इसका रजिस्टर नंबर होता है 0. इसकी डिस्क्रिप्शन है ऑलवेज हैज़ द वैल्यू 0. 0 रजिस्टर के पास में हमेशा 0 वैल्यू रहेगी और इसका स्पेसिफिक एक्सप्रेशन है $0. एट ये हमेशा इसका रजिस्टर नंबर है 1. रिजर्व्ड फॉर असेंबलर टू हैंडल लार्ज कॉन्स्टेंट्स. ये हमेशा उन असेंबलर्स के लिए यूज़ किया जाता है जो लार्ज कॉन्स्टेंट होल्ड करते हैं, और इसका जो एक्सप्रेशन है वो होता है $@. और हमारे रजिस्टर्स होते हैं नेक्स्ट टाइप के, वो होते हैं V0 से V1. इनका रजिस्टर नंबर होता है 2 से 3. फंक्शंस ऑफ वैल्यूज़ रजिस्टर, ये फंक्शन वैल्यू रजिस्टर्स होते हैं. वैल्यू फॉर रिजल्ट एंड एक्सप्रेशन इवेल्यूएशन, और इनका जो पर्पस होता है वो होता है रिजल्ट को स्टोर करना या फिर किसी भी एक्सप्रेशन के इवेल्यूएशन को स्टोर करना. इनके एक्सप्रेशन होते हैं $V0 से $V1. नेक्स्ट रजिस्टर्स होते हैं A0 से A3. इनका रजिस्टर नंबर होता है 4 to 7. ये आर्ग्यूमेंट रजिस्टर्स होते हैं. इनका जो एक्सप्रेशन होता है वो $A0 से $A3 होता है. नेक्स्ट हमारे जो रजिस्टर्स होते हैं वो होते हैं T0 से T7, और ये 8 to 15 बिट का रजिस्टर नंबर को कैरी करते हैं. ये टेम्पररी रजिस्टर्स होते हैं, मींस जो इनमें वैल्यू स्टोर होती है वो टेम्पररीली स्टोर होती है. इनका जो एक्सप्रेशन होता है वो $T0 से $T7 होता है. S0 से S7 ये हमारे अनदर टाइप ऑफ रजिस्टर्स होते हैं. इनका रजिस्टर नंबर 16 से 23 होता है. ये सेव्ड रजिस्टर्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए यूज़ करे जाते हैं, और इनका एक्सप्रेशन होता है $S0 से $S7. T8 से T9 जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं वो भी टेम्पररी रजिस्टर्स होते हैं. इनकी वैल्यू हमने इसलिए बाद में असाइन की है क्योंकि ये कैरी बिट जनरेट जब होती है तब यूज़ करे जाते हैं. इनका रजिस्टर नंबर होता है 24 से 25, और इनका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है $T8 से $T9. K0 से K1 जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व्ड होते हैं. हमारा रजिस्टर नंबर इनके लिए होता है 26 से 27, और जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो होता है $K1 से $K2. और बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं जैसे ग्लोब पॉइंटर रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, फ्रेम पॉइंटर रजिस्टर्स और रिटर्न एड्रेस रजिस्टर्स. इनके जो रजिस्टर नंबर होते हैं वो 28, 29, 30 एंड 31 रिस्पेक्टिवली होते हैं, और जो इनका इनिशियल्स होते हैं या एक्सप्रेशंस होते हैं वो होते हैं $GP, $SP, $FP एंड $RA फॉर रिस्पेक्टिवली.
Micro operations concept. A micro operation is an elementary operation performed normally during one clock pulse. हमारा जो माइक्रो ऑपरेशन होता है वो एक एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है जो कि एक क्लॉक पल्स पे वर्क करता है ऑन द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन वन और मोर रजिस्टर्स. और जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है एक या बहुत सारे रजिस्टर्स पे, वो उस पे एक ही क्लॉक पल्स यूज़ करी जाती है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. The result of the operation may replace the previous content of a register or is transferred to a new register or a memory location. जो रिज़ल्ट होता है ऑपरेशन का या तो वो प्रीवियस जो कंटेंट है रजिस्टर का उससे चेंज कर देगा या फिर जो उसका कंटेंट है उसे किसी दूसरे रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र कर देगा. अ डिजिटल सिस्टम परफॉर्म्स अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस. एक डिजिटल सिस्टम होता है वो सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है उस डेटा पे जो इन रजिस्टर्स या मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं. द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इज प्री डिटरमाइंड फॉर एन इंस्ट्रक्शन. जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है माइक्रो ऑपरेशंस का वो प्री डिटरमाइन किया जाता है किसी इंस्ट्रक्शन के लिए. दस एन इंस्ट्रक्शन इज अ बाइनरी कोड स्पेसिफाइंग अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. इसीलिए जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो एक बाइनरी कोड को स्पेसिफाई करता है एक डेफिनेट सीक्वेंस के लिए ताकि जो हमारी माइक्रो ऑपरेशंस हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकें. फॉर एग्जांपल अ सी प्रोग्राम instruction sum equals to sum plus 7 will be first converted to equivalent assembly program जैसे कि move data from memory location sum to register R1 that is load R1 with sum. जो हमारा sum की वैल्यू है मेमोरी लोकेशन पे हम उसे एक रजिस्टर R1 में मूव करेंगे. Add an immediate operand to register R1 and store the result in R1. हम ऐड करेंगे जो हमारा इमीडिएट ऑपरेंड है जो कि है 7. डायरेक्टली हम उसे ऐड कर देंगे रजिस्टर की वैल्यू में और उस रजिस्टर का उस एडिशन का जो रिज़ल्ट आएगा उसे हम R1 में ही स्टोर करवाएंगे. मीन्स जो हमारी प्रीवियस वैल्यू है R1 रजिस्टर में वो चेंज हो जाएगी विद द न्यू वैल्यू. स्टोर द डेटा फ्रॉम रजिस्टर R1 टू मेमोरी लोकेशन सम. दैट इज़ हम स्टोर करवा देंगे R1 की वैल्यू एक रजिस्टर में जिसका नाम है या एक वेरिएबल जिसका नाम है सम. दस सेवरल मशीन इंस्ट्रक्शंस में बी नीडेड. बहुत सारी इंस्ट्रक्शन यूज़ करी जाती हैं टू एग्जीक्यूट अ सिंपल सी स्टेटमेंट बट the execution steps that are there which are fetch the instruction, pass the address of program counter to memory address register. हम प्रोग्राम काउंटर के एड्रेस को मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में पास करवा देंगे. इशू द मेमोरी रीड ऑपरेशन टू फैच इंस्ट्रक्शन इन द बफर रजिस्टर फॉर डेटा. हम इशू करवाएंगे एक मेमोरी रीड ऑपरेशन को ताकि वो इंस्ट्रक्शन को फैच कर सके बफर रजिस्टर से. इंक्रीमेंट करवाएंगे प्रोग्राम काउंटर को ताकि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए रेफरेंस पॉइंट बना सके और उस इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में होल्ड करवा सके. एग्जीक्यूट करेंगे हम इंस्ट्रक्शन को जो कि हमारा दूसरा स्टेप होता है. एग्जीक्यूट करवाने के लिए किसी इंस्ट्रक्शन को हम यही स्टेप्स फॉलो करते हैं. पहला होता है डिकोड द इंस्ट्रक्शन टू अ सर्टेन ऑपरेशंस. हम डिकोड करेंगे इंस्ट्रक्शंस को ताकि वो एक स्पेशल फंक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म कर सके. एज वन ऑफ द ऑपरेंड इज ऑलरेडी अवेलेबल इन R1 रजिस्टर एंड द सेकेंड ऑपरेंड इज एन इमीडिएट ऑपरेंड सो फैच ऑपरेंड स्टेप इज नॉट रिक्वायर्ड. जो हमारे ऑपरेंड होते हैं वो पहले से ही R1 में होते हैं इसलिए जो हमारा फैच करने वाला स्टेप होता है वो यूज़ नहीं करते हम. द इमीडिएट ऑपरेंड इज़ अवेलेबल इन एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन. जो हमारा इमीडिएट ऑपरेंड होता है वो एड्रेस पार्ट में ही हमें गिवन होता है. परफॉर्म द ALU बेस्ड ऑन एडिशन विद R1 एंड बफर रजिस्टर स्टोर द रिजल्ट इन R1. हम परफॉर्म करेंगे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को R1 और बफर रजिस्टर में और जो उसका रिजल्ट आएगा उसे R1 में स्टोर करवा देंगे. Thus we may have to execute the instructions in several steps. हमें हर इंस्ट्रक्शन को कुछ स्टेप्स में परफॉर्म करना पड़ता है. फॉर सब्सिक्वेंट डिस्कशन और फॉर सिंप्लिसिटी हम एग्ज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो एक माइक्रो ऑपरेशन है वो एक क्लॉक पीरियड में कंप्लीट हो रहा है. ऑल्दो सम माइक्रो ऑपरेशंस रिक्वायर्ड मेमोरी रीड राइट दैट मे टेक मोर टाइम.
बहुत सारे ऐसे भी ऑपरेशंस होते हैं जो कि जैसे कि हमारा मेमोरी रीड या मेमोरी राइट ऑपरेशन है, वो एक क्लॉक पल्स से ज़्यादा टाइम लेता है। द मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन अ डिजिटल कंप्यूटर कैन बी क्लासीफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। हम 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला होता है रजिस्टर ट्रांसफ़र माइक्रो ऑपरेशंस। जो हमारे रजिस्टर ट्रांसफ़र माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं, द मोस्ट कॉमन is to simplify transfer binary information from one register to another register। ये हमारा सिंप्लीफाई करता है बाइनरी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में। दीज माइक्रो ऑपरेशन ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर। द इंफॉर्मेशन डज नॉट चेंज ड्यूरिंग दीज माइक्रो ऑपरेशंस। A register transfer micro operations may be designed as R1 tends to R2 or means R2 tends to R1। that is, जो हमारा रजिस्टर 2 की वैल्यू है वो रजिस्टर 1 में जा रही है। ये जो स्पेशल फंक्शन है एरो ऑपरेशन, ये बता रहा है कि जो R2 की वैल्यू है वो R1 में जा रही है। द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबव रजिस्टर्स ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशंस आर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो माइक्रो प्रोसेसर के ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करे जाते हैं। पहला होता है फॉर अ रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन देयर मस्ट बी अ पाथ फ्रॉम डेटा ट्रांसफ़र for data transfer from the output of the source register to the input of the destination register। रजिस्टर की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए एक पाथ होना चाहिए डेटा ट्रांसफ़र के लिए आउटपुट सोर्स रजिस्टर से डेस्टिनेशन रजिस्टर तक। इन एडिशन द डेस्टिनेशन रजिस्टर शुड हैव अ पैरेलल लोड कैपेसिटी। डेस्टिनेशन रजिस्टर के पास में पैरेलल लोड कैपेसिटी होनी चाहिए। अ कॉमन पाथ फॉर connecting various registers is through a common internal data bus of the processor। जो कॉमन पाथ होता है वेरियस रजिस्टर्स को कनेक्ट करने के लिए, वो होता है कि हम उसे कॉमन इंटरनल डेटा बस से कनेक्ट कर सके किसी प्रोसेसर की। द कन्वेंशन यूज टू रिप्रेजेंट द माइक्रो ऑपरेशंस आर। जो हम कन्वेंशंस यूज़ करते हैं माइक्रो ऑपरेशंस को स्पेसिफाई करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए, वो होती हैं कंप्यूटर रजिस्टर्स नेम आर डिज़ाइन बाय कैपिटल लेटर्स। जो हमारे रजिस्टर के नाम होते हैं हम उन्हें कैपिटल लेटर्स से लिखते हैं। द इंडिविजुअल बिट विद इन रजिस्टर्स आर नंबर्ड फ्रॉम 0 टू n-1। जो इंटरनल बिट्स होती हैं रजिस्टर की, हम उन्हें 0 से n-1 के लिए यूज़ करते हैं। इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र करी जाती है एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में, वो इस तरह से डेजिग्नेटेड होती है कि एक सिंबॉलिक नोटेशन हम देते हैं बाय रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। एक एरो ऑपरेटर होता है जो बताता है कि वैल्यू कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है। मींस जो हमारी इन्फॉर्मेशन है एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में किस तरह इस्तेमाल हो रही है। जैसे हमारी स्लाइड में दिख रहा है R1 एक एरो का सिंबल है और R2 है, तो इसका मतलब है कि R2 की वैल्यू हमारी R1 के पास में जा रही है। If the transfer is to occur only under a predetermined control condition, then this condition can be specified as a control function। अगर ये जो हमारी ट्रांसफ़र की कंडीशन जो है एक कंट्रोल कंडीशन से प्रीडिटरमाइन हो रही है, तो ये जो कंडीशन है वो स्पेसिफाई करती है एक कंट्रोल फंक्शन को। इफ़ P1 इक्वल्स टू 1 देन R1 टेंड्स टू R2 और P का जो वो है वो चेंज हो जाएगा R1 से R2 में। अगर हमारी प्रोग्राम या जो हमारा रजिस्टर P है अगर उसकी वैल्यू 1 है तो जो रजिस्टर R1 की वैल्यू है वो R2 में चली जाएगी, नहीं तो हमारी जो P की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी R1 के R2 की वैल्यू से। वेयर P इज़ अ कंट्रोल फंक्शन दैट कैन ईदर बी 0 और 1। All micro operations written on a single line are to be executed at same time provided the statement or a group of statement to be implemented together are free of conflict। जो हमारे माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं वो एक सिंगल लाइन में ही लिखे जाते हैं और उनको भी एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम ही हम एग्जीक्यूट करते हैं ताकि जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन है स्टेटमेंट्स की वो कन्फ्लिक्ट फ्री हों। A clock is not included explicitly in any statement discussed above। एक हम कोई भी क्लॉक यूज़ नहीं करते हैं एक्सप्लिसिटली इन स्टेटमेंट्स के लिए। Implementation of control data transfer from R2 to R1 only when t equals to 1, that is t is equals to R2 tends to R1। जो ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है एक कंट्रोल यूनिट के लिए वो है कंट्रोल सर्किट
टी इक्वल्स टू लोड R1 और हमारी क्लॉक है R2 जो है हमारी बिट्स हैं। अगर हमारा कंट्रोल यूनिट ठीक से परफॉर्म कर रही है या फिर जो हमें लोड दिया गया है और हमारी क्लॉक आ रही है तो हमारी जो R2 की बिट्स हैं वो R1 में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। टाइमिंग डायग्राम दिया हुआ है T+1 और जो हमारा लोड है लोड ट्रांसफ़र ऐसे हो रहा है कि जो पहली क्लॉक पल्स पे हमारी वैल्यू चली गई और दूसरे क्लॉक पल्स पे भी हमारी वैल्यू ट्रांसफ़र हो रहा है अकर। बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जैसे कि बस एंड मेमोरी ट्रांसफ़र। अ डिजिटल कंप्यूटर हैज़ मैनी रजिस्टर्स एंड रादर देन कनेक्टिंग वायर्स बिटवीन ऑल द रजिस्टर्स टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन बिटवीन दैम, हम एक कॉमन बस का यूज़ करते हैं। मीन्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए रजिस्टर से रजिस्टर में हम एक बस का भी यूज़ कर सकते हैं। बस इज़ a path one for each bit of register over which information is transferred from any of several sources to any of several destinations. Memory transfer, the transfer of information from memory to outside world, that is input output interface called a read operation, और जो ट्रांसफ़र होता है न्यू इन्फॉर्मेशन का that is stored in memory is called write operation. मीन्स जो हमारी इन्फॉर्मेशन मेमोरी में आती है बाहर से उसे हम रीड ऑपरेशन कहते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं बाहर उसे हम राइट ऑपरेशन कहते हैं। मेमोरी रीड, द मेमोरी यूनिट रिसीव्स द एड्रेस फ्रॉम रजिस्टर कॉल्ड द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। द डेटा इज ट्रांसफर टू अनदर रजिस्टर कॉल्ड द डेटा रजिस्टर डिजाइन बाय DR। जो हमारा मेमोरी रीड होता है वो ये होता है कि एड्रेस जो हमारी मेमोरी यूनिट है वो रिसीव करे एक एड्रेस फ्रॉम रजिस्टर, और जो मेमोरी राइट ऑपरेशन होता है वो ये होता है कि ट्रांसफ़र करे कंटेंट ऑफ डेटा रजिस्टर टू द मेमोरी वर्ड। एडिशन ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस इज स्पेसिफाइड एज R1 प्लस R2 टेंड्स टू R3। मीन्स जो हमारा एडिशन हो रहा है वो ऐसे हो रहा है कि जो हमारा रजिस्टर R1 की वैल्यू है वो ऐड हो रही है रजिस्टर R2 की वैल्यू से, और जो उनकी वैल्यू जो है एडिशन के बाद वो स्टोर हो रही है रजिस्टर R3 में। ये हमारा एक अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन है। These micro operations perform simple arithmetic operations on numeric data stored in registers। ये जो माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस, उन्हें हम जो डेटा स्टोर्ड है रजिस्टर्स में उनके ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे कि अभी एडिशन का एग्जांपल बताया, ऐसे ही हम एक सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रोग्राम या फिर कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो कि है R1 माइनस R2 टेंड्स टू R3। ये होगी कैसे, हम सबसे पहले R1 को लेते हैं और प्लस करते हैं उसको R2 के टूस कॉम्प्लीमेंट के साथ में, वो भी यही रिजल्ट देगा और उसे स्टोर कर देंगे R3 में। या फिर एक और तरीका है सब्ट्रैक्ट करने का, वो है कि R1 लेंगे और उसकी जो 2 प्लस R2 का वंस कॉम्प्लीमेंट है उसमें एक प्लस करके R3 की वैल्यू R3 में स्टोर करवा देंगे। जो लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं, लॉजिक ऑपरेशंस आर बेसिकली बाइनरी ऑपरेशंस विच आर परफॉर्म्ड ऑन द स्ट्रिंग ऑफ बिट्स स्टोर्ड इन द रजिस्टर्स। जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं जो स्ट्रिंग ऑफ बिट्स पे परफॉर्म किए जाते हैं जो कि रजिस्टर्स में स्टोर होती है। फॉर अ लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस ईच बिट ऑफ रजिस्टर इज ट्रीटेड एज अ वेरिएबल। हर लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन के लिए जो हर बिट है रजिस्टर्स में वो एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करी जाती है। ये जो टेबल है वो शो कर रही है कुछ लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस को, जैसे कि एंड और नॉट और कॉम्प्लीमेंट, एक्सक्लूसिव और नॉर एंड नैंड। ये जो कुछ लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं एंड और नॉट या उसका कॉम्प्लीमेंट, एक्सक्लूसिव और नॉर एंड। सेलेक्टिव सेट जो हमारे ऑपरेशन का नाम है जो अर्थमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो होते हैं सेलेक्टिव सेट। ये ऑपरेशन करता क्या है, बेसिकली सेट दोज बिट इन रजिस्टर R1 फॉर विच द कॉरेस्पॉन्डिंग R2 बिट इज़ 1। ये उन वैल्यू को सेट कर देगा 1 पे जिनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग R2 की वैल्यू है वो 1 है। जैसे कि R1 इक्वल्स 1010, R2 इक्वल्स टू 1101। तो जिसकी भी वैल्यू, जैसे कि अगर हमारी रजिस्टर में R1 की वैल्यू है 1 या फिर R2 की वैल्यू है 1 तो उनको हम 1 पे सेट कर देंगे। सेलेक्टिव क्लियर जो हम क्लियर्स दोज बिट इन द रजिस्टर R1 फॉर विच कॉरेस्पॉन्डिंग R2 बिट आर 1। मीन्स उन रजिस्टर वैल्यूज़ के लिए जिनकी वैल्यू R1 में तो 1 है पर R2 में 0 है, तो उसके लिए वो बिट को क्या करेगा,
क्लियर कर देगा। जैसे कि 1010 है R1 में, R2 के लिए 1100 है तो 0 के लिए 0 रखेगा, 10 के लिए 1 कर दिया उसने। R1 में 0 है तो उसके लिए 0 कर देगा, और जहाँ पे भी 1 है उसको 1 रखेगा। R1 value after the operation is 1000, which suggests that the mask operation can be performed using AND micro operation. However, the bit in R1 which are cleared or masked correspond to the bits on R2 having a 0 value. Insert operation, insert micro operation concept. For inserting a new value in a bit, it is a two-step process. Step 1, mask out the existing bit value. Step 2, insert the bit using OR micro operations with the bits which are to be inserted. This is a two-step process. Example, say content of R1 equals 0011 1011. Suppose we want to insert 0110 in place of left most 0011, then 0011 1011 R1 की ये पहली वैल्यू है, 0000 R2 की ये आफ्टर मास्क की वैल्यू है। तो जो एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा वो होगा वो इसके साथ में होगा और वैल्यू देगा। जो हमारा मेन आंसर आएगा वो आएगा 0110 ये R1 के आफ्टर की वैल्यू है जब हमने उसकी वैल्यू इंसर्ट करी है। क्लियर ऑल द बिट्स मीन्स जो हमारी क्लियर है हर बिट को 0 कर देगी चाहे वो कोई भी हो। इम्प्लीमेंटेड बाय टेकिंग एक्सक्लूसिव और विद द सेम नंबर, इम्प्लीमेंट करते हैं हम एक्सक्लूसिव और के लिए सेम नंबर के लिए। द एक्सक्लूसिव और दस कैन बी यूज्ड फॉर चेकिंग वेदर टू नंबर्स आर इक्वल और नॉट। Shift micro operations. Shift is a useful operation which can be used for serial transfer of data. Shift operations can also be used along with other arithmetic logic operations. जो हमारा शिफ्ट ऑपरेशन होता है वो बहुत ही यूज़फुल होता है ताकि हम सीरियल डेटा की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकें। शिफ्ट ऑपरेशन हम बहुत सारे अदर ऑपरेशंस के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि अर्थमेटिक या लॉजिक ऑपरेशंस के साथ। In a shift left operation, a bit of data is input at the rightmost flip-flop, while in shift right, a bit of data is input at the leftmost flip-flop. जो हमारी शिफ्ट होती है उस शिफ्ट ऑपरेशन में क्या होता है, अगर हमारा शिफ्ट लेफ़्ट है तो हम अपनी जो नंबर ऑफ़ बिट्स हैं उनको एक एक बिट्स आगे शिफ्ट कर देंगे और जो लास्ट पोजीशन बची रहेगी लेफ़्ट में उसको हम किसी वैल्यू से फिल कर देंगे। ऐसे ही शिफ्ट राइट में क्या होता है, हम जितनी भी अपनी बिट्स हैं उनको एक एक बिट को राइट शिफ्ट कर देंगे और लास्ट में जो वैल्यू एक बचेगी उसको किसी एक बिट से इंटरेक्ट करवा देंगे। दीज आर ये जो शिफ्ट ऑपरेशन होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, लॉजिकल शिफ्ट, अर्थमेटिक शिफ्ट एंड सर्कुलर शिफ्ट। लॉजिकल शिफ्ट में क्या होता है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो लॉजिकली डिपेंड करती हैं या लॉजिकली एंटर करती हैं डेटा को विद द लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप और उसको हम ज़ीरो से स्टोर करवाते हैं। लॉजिकल में जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं उसको ज़ीरो से फिल करवाते हैं। अर्थमेटिक में हम अपनी वैल्यू को किसी बाइनरी नंबर से शिफ्ट करवाते हैं। और जो हमारी सर्कुलर है उसमें क्या होता है, जो हमारी वैल्यूज़ जो हमारी जब हम शिफ्ट करते हैं वैल्यू को तो जो सबसे लास्ट वाली बिट होती है हम उसको उठा के सबसे एंड में प्लेस कर देते हैं, यह हमारा सर्कुलर शिफ्ट होता है। ये जो कंसेप्ट दिए गए हैं वो माइक्रो ऑपरेशन के कंसेप्ट बता रहे हैं, जैसे कि इनको हम ऐसे समराइज कर सकते हैं। जो रजिस्टर ट्रांसफ़र होता है वो होता है R2 से R1 में, मींस R2 टेंड्स टू R1, ये हमारा रजिस्टर ट्रांसफ़र होता है, या फिर R1 टेंड्स टू अ मेमोरी लोकेशन, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन जैसे कि ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, इंक्रीमेंट हो गया या डिक्रीमेंट हो गया, जैसे कि ऐड R1 प्लस R2 टेंड्स टू R1, सब्ट्रैक्ट
R1 plus complement of R2 plus 1 tends to R1, increment R1 plus 1 tends to R1 and decrement R1 minus 1 tends to R1। जो हमारे लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं एंड और कॉम्प्लीमेंट एंड एक्सॉर। शिफ्ट ऑपरेशंस जो होते हैं दो तरह के होते हैं, लेफ्ट और राइट शिफ्ट, और ये भी तीन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, लॉजिकल, अर्थमेटिक एंड सर्कुलर। Instruction execution and micro operations. A simple instructions may require instruction fetch, instruction decode, operand address calculation, execution, interrupt acknowledge। मीन्स जो हमारा इंस्ट्रक्शन फैच होता है वो फैचिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। ये इंस्ट्रक्शन को फैच करने के लिए यूज़ किया जाता है मेमोरी से। इन दिस फेज द इंस्ट्रक्शन इज brought from the address pointed by PC to instruction register। मीन्स इस फेज़ में जो हमारी इंस्ट्रक्शन होती है उसे एक एड्रेस से उठा के एक प्रोग्राम काउंटर से उठा के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डालते हैं। और जो स्टेप होते हैं इसे करने के लिए वो ये होते हैं, ट्रांसफ़र द एड्रेस ऑफ पीसी टू मेमोरी। हम एक जो पीसी का एड्रेस है उसे एक मेमोरी रजिस्टर में ट्रांसफ़र करेंगे। उस मेमोरी रजिस्टर को हम एक डीआर रजिस्टर में, डेटा रजिस्टर में ट्रांसफ़र करेंगे और जो हमारा प्रोग्राम काउंटर है हम उसे इंक्रीमेंट कर देंगे। मेमोरी लोकेशन पुट्स memory address register put its content on the address bus for main memory location selection. The control units instruct the memory register to do so and also uses a memory read signal. The word so read is placed on the data bus where it is accepted by data register। जो हमारी memory address register का content है उसे data register ले लेता है। The program counter is then incremented by memory word length to put to the next execution in sequence। और जो हमारा प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है हम उसे नेक्स्ट वैल्यू में दे देते हैं ताकि जो हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर में चला जाए। और जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है द इंस्ट्रक्शन सो ऑब्टेन्ड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डेटा रजिस्टर टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। और जो हमारे डेटा रजिस्टर की वैल्यू है हम उसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाल देते हैं ताकि फर्दर प्रोसेसिंग हो सके। इंस्ट्रक्शन डिकोड। दिस फेज इज़ परफॉर्म्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ कंट्रोल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। ये जो फेज़ है वो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है कंप्यूटर की। कंट्रोल यूनिट डिटरमाइन करती है ऑपरेशन दैट इज़ परफॉर्म्ड एंड द एड्रेसिंग मोड ऑफ डेटा। ये जो कंट्रोल यूनिट होती है ये डिटरमाइन करती है ऑपरेशन की कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा किस एड्रेसिंग मोड में। ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन ये करी जाती है इन फॉलोइंग स्टेप से। फॉर अगर हमारा डायरेक्ट एक्सेस है, डायरेक्ट एड्रेस है मेमोरी में तो हम उसको ऐसे करते हैं, ट्रांसफ़र द एड्रेस पोर्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ द डायरेक्ट एड्रेस सो नो फर्दर कैलकुलेशन इज़ नीडेड। जो हमारा एड्रेस को ट्रांसफ़र करना है वो डायरेक्ट एड्रेस होता है रजिस्टर में, तो हमें कोई ऑपरेशन या कैलकुलेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। IR एड्रेस एंड DR एड्रेस कंटेन्स द इफ़ेक्टिव एड्रेस। जो हमारे इफ़ेक्टिव एड्रेस होते हैं DR में और IR में वही काफ़ी होते हैं, सफिशिएंट होते हैं। अगर हमारा जो एक्सेस है वो इनडायरेक्ट एड्रेस है तो हम ये फॉलोइंग स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। ट्रांसफ़र द एड्रेस बिट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द memory address register. This transfer can be achieved using data register as data register and instruction register at this point of time contains the same value। मीन्स जो हमारा डेटा रजिस्टर है हम उसको एक मेमोरी रजिस्टर में उसके एड्रेस को मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर करवा देंगे और जो मेमोरी रजिस्टर की वैल्यू है उसे डेटा रजिस्टर में स्टोर करवा देंगे। Perform a memory read operation as done in fetch cycle and the desired address of the operand is obtained in the DR. Transfer the address part so obtained in DR as the address part of instruction. Thus the indirect address is now converted to the direct address और effective address। तो जो हमारा एड्रेस मिलेगा हमें वो डायरेक्ट एड्रेस होगा। Execution। A different opcode will require different sequence of steps for the execution। बहुत सारे different opcodes होते हैं different types of execution के लिए। Therefore, let us discuss a few example of execution of some simple instructions for the purpose of identifying some of the steps needed during instruction execution। Execution के time पे क्या instructions या steps perform करते हैं वो ये होते हैं। पहला होता है
ट्रांसफर द एड्रेस पोर्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू द मेमोरी रजिस्टर। हम उस एड्रेस को इंस्ट्रक्शन के उस एड्रेस को मेमोरी रजिस्टर में भेजेंगे। मीन्स जो हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वो अपने एड्रेस को मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में भेजेगा। रीड द मेमोरी लोकेशन ए एंड ब्रिंग द ऑपरेंड इन डीआर। हम मेमोरी लोकेशन ए की वैल्यू को जो हमारा रजिस्टर है ए उससे उठा के हम डेटा रजिस्टर में भेजेंगे। ऐड करवाएंगे डीआर विद R1 यूजिंग ALU एंड ब्रिंग्स द रिजल्ट बैक टू R1। और जो डेटा रजिस्टर की वैल्यू है हम उससे रजिस्टर R1 में ऐड करवाएंगे और उसकी वैल्यू भी रजिस्टर R1 में स्टोर करवाएंगे। इनपुट प्रोसेसिंग, हम इनपुट की प्रोसेसिंग कैसे करेंगे उसके स्टेप्स हैं। ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ PC टू DR as this is the return address after the interrupt service program has been executed. This address must be saved. तो जो हमारा प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस है हम उसे एक डेटा रजिस्टर में स्टोर करवा लेंगे, क्योंकि ये वो एड्रेस है जहाँ से हमारी जो इंस्ट्रक्शन है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, वो एग्जीक्यूट करना चालू करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एड्रेस होता है और हमें इसे सेव करके रखना ज़रूरी होता है। दूसरा स्टेप है प्लेस द एड्रेस ऑफ लोकेशन वेयर द रिटर्न एड्रेस इज़ टू बी सेव्ड इनटू द मेमोरी एड्रेस। हमें वो एड्रेस ऑफ लोकेशन सेव करना पड़ता है जहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो स्टोर होगी, तो हम उसे एक मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर करवा लेंगे। स्टोर द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर इन मेमोरी यूजिंग DR एंड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। हम प्रोग्राम काउंटर के जो भी कंटेंट है उसे एक मेमोरी रजिस्टर या डेटा रजिस्टर में स्टोर करवा देंगे। ट्रांसफर द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द इंटरप्ट सर्विसिंग रूटीन टू PC। और जो एड्रेस है इन सब पहले सर्विस इंस्ट्रक्शन का उसे हम प्रोग्राम काउंटर को दे देंगे। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, द इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग इन्वॉल्व्स डिकम्पोजिंग ऑफ एन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ पाइपलाइन स्टेजेस। Some of the common pipeline stages can be instruction fetch, instruction decode, operand fetch, execute, store result, and instruction pipe may involve any combination of such stages. जो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग होती है वो डिकम्पोज करते हैं इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन को बहुत सारी पाइपलाइन स्टेज में। सब कुछ जो पाइपलाइन स्टेज होती हैं उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फैच, एग्जीक्यूट, स्टोर रिजल्ट। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं या ये जो कमांड्स दी गई हैं हम इनको पाइपलाइन कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारे इंस्ट्रक्शन फैच है और इंस्ट्रक्शन डिकोड है हम इनको साथ साथ परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर जो हमारा ऑपरेंड फैच है और एग्जीक्यूशन है उसे हम साथ साथ परफॉर्म कर सकते हैं और जो उनका रिजल्ट है उसे हम एक साथ स्टोर कर सकते हैं। द इंस्ट्रक्शन पाइप में इन्वॉल्व एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सच स्टेजेस। जो इंस्ट्रक्शन की पाइप है वो हम इनको किसी भी कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन द फॉलोइंग में बी अ सिनेरियो ऑफ एग्जीक्यूशन। जब हमारा एग्जीक्यूशन चल रहा होता है इंस्ट्रक्शंस का तो ये सिनेरियो ऑफ एग्जीक्यूशन हो सकता है। जैसे कि ये है, हमारा एक टाइम स्लॉट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमारी एग्जीक्यूशन ऐसे हो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो डाउन साइड पे एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो इंस्ट्रक्शन नंबर जो 1 है वो बहुत सारे काम एक साथ में कर सकती है। जैसे कि इंस्ट्रक्शन का फैच, अब जब हमारी इंस्ट्रक्शन फैच हो जाती है तो हम उसे डिकोड भी कर सकते हैं एक ही लाइन में। जब हमारी इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही होती है हम उसका ऑपरेंड फैच करते हैं। जब हमारा ऑपरेंड फैच हो जाता है तब उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं, उसका रिजल्ट स्टोर करते हैं और ऐसे ऐसे हमारी कमांड्स आगे बढ़ती जाती हैं। पाइपलाइनिंग प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम होती है पाइपलाइनिंग में करने के लिए वो होती हैं, देयर में बी आर रजिस्टर्स ऑफ मेमोरी कन्फ्लिक्ट इन द इंस्ट्रक्शंस that are performing memory and the registers reference that is various stages may refer to same register/memory locations। मीन्स जो हमारा रजिस्टर या मेमोरी होता है वो इंस्ट्रक्शंस को कन्फ्लिक्ट कर सकता है कि कौन हमारी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, मेमोरी परफॉर्म करेगी या रजिस्टर परफॉर्म करेगा बहुत सारी स्टेजेस पे। जो दूसरी सिचुएशन होती है वो होती है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में बी द ब्रांच इंस्ट्रक्शन। अगर हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो ब्रांच इंस्ट्रक्शन है तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। डू इट योरसेल्फ, डिस्कस द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एंड माइक्रो ऑपरेशंस इन डिटेल्स। एंड सेकेंड वन इज
discuss the various concepts of micro operations in details. Thank you for this session.